दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले ऑलरेडी एक सेट और आया था जिसका लिंक आपको यहाँ ऊपर में आई बटन में दिख रहा होगा। आप क्लिक करके इसके प्रीवियस पार्ट वाले जो वीडियो था आप उसे देख सकते हैं। अगर मैं इस पार्ट का बात करूँ यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बात करूँ तो इस वीडियो में कुल प्रश्नों की संख्या जो है यहाँ भी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेगा और इसका जो कट ऑफ रखा गया है ये 27 रखा गया है। यानी कि अगर 27 या 27 से अधिक प्रश्न यहाँ पे आप सही से सॉल्व करते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। आप इस पूरे वीडियो को एग्जाम के तौर पे लीजिए, समझिए कि ये 30 प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सभी प्रश्नों को काउंट कीजिए और इसके बाद मुझे वीडियो के अंत में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने यहाँ पे कितने प्रश्नों को सही हल किया 30 में से। तो पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न था कि सांची का स्तूप भारत में कहाँ स्थित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर किया और इस प्रश्न का जो राइट आंसर था ये था रायसेन मध्य प्रदेश। और दोस्तों इस वीडियो में भी आपको इसी वीडियो से रिलेटेड एक प्रश्न मैं इस वीडियो के अंत में पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और यहाँ से अगर आप ये 30 प्रश्न को देखते हैं तो निसंदेह ये 30 प्रश्न पे आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं ये 30 प्रश्न आपका अपना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी वीडियो जो भी हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं ये सभी आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा टेस्ट सीरीज के बारे में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला प्रश्न यहाँ पर कि भारत का सबसे सूखा भाग निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत का सबसे सूखा भाग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी राजस्थान। सभी आंसर को आप काउंट कीजिएगा जो भी आपका सही होगा और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितना यहाँ पे आपका प्रश्न सही हुआ था। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला के नाम से भी जाना जाता है। यह है प्रश्न। तो भारत में कौन सी नदी को खुला नाला के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा यमुना नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यमुना नदी को खुला नाला के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच का कौन सा क्षेत्र जल क्षेत्र को पृथक करता है। ये भी अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का मैं अगर राइट आंसर की बात करूँ तो ये आंसर हो जाएगा अम्बाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा अम्बाला। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब उसके बाद अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि, यहाँ उपचार गलती से लिखा गया है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है। तो दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि होती है उसे दोआब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, दोआब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोआब क्षेत्र। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भरतपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भरतपुर पक्षी अभयारण्य, ये राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये राजस्थान में स्थित है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। इस चैनल के माध्यम से 66वें बीपीएससी प्री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा था। तो यहाँ पे लगभग 16 टेस्ट सीरीज तैयार है, मतलब कि आप लोगों को दिया जा चुका है जो भी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन किए थे। तो कल जो आएगा ये 17वां टेस्ट आएगा। तो ये फुल लेंथ टेस्ट है। यहाँ पर सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है, जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को ध्यान में रख के ये टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा था। तो यहाँ पे 16 टेस्ट सीरीज आपको दिया जा चुका है और ये 17वां जो है ये कल आपको मिलेगा। तो आप लोग तैयार रहें जो भी पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और बाकी बात रही जो लोग इससे नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम जानकारी लिखी गई है, आप वहाँ पर जाके कम से कम कीमत पे इसे ज्वाइन करके आप टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। वहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर भी होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न, भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है। तो भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन है मक्का, गेहूँ, चावल और बाजरा। यहाँ पे एक शब्द जोड़ा गया है प्रमुख, यहाँ पे आपसे प्रमुख पूछा जा रहा है। तो प्रमुख फसल जो है भारत में उगाई जाने वाली ये चावल है।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता होगा, ये काफ़ी इजी प्रश्न है। ये जो था ये वन संरक्षण से संबंधित था। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे और इस प्रश्न का राइट आंसर है वन संरक्षण से ये संबंधित है। और नेक्स्ट प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न, खरीफ फसल की कटाई किस महीने में सामान्यतः की जाती है? तो खरीफ फसल की जो कटाई है ये किस महीने में की जाती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर महीने में ये खरीफ फसल की कटाई की जाती है। यहाँ पे सामान्यतः गलत लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न हमारा यहाँ पे होगा, किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और नेक्स्ट प्रश्न हमारा 11वां नंबर प्रश्न, अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है? अफ्रीकन कंट्री जो है, तो प्रश्न वही पूछा जा रहा है कि अफ्रीका में कौन ऐसा देश है जो कॉपर उत्पादन करने में सबसे बड़ा देश है? तो 11 नंबर प्रश्न का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा, यहाँ पर अगर इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जाम्बिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जाम्बिया अफ्रीका में सबसे बड़ा कॉपर उत्पादक देश है। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, एल नीनो क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। तो एल नीनो जो है एक उष्ण समुद्री जलधारा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर में। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून झील के नाम से जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून झील के नाम से जानी जाती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा टोबा झील, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, टोबा झील को हनीमून झील के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना खाई कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना खाई जो स्थित है ये हो जाएगा राइट आंसर प्रशांत महासागर में। 11,033 मीटर इसकी गहराई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बैगनी रंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो श्वेत प्रकाश है ये 7 रंगों का इसमें मिश्रण होता है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है तो ध्यान रखिएगा श्वेत प्रकाश जो है ये 7 रंगों का मिश्रण है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, बेजानी हाफी नाला, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। जो इसका 7 रंग है इसको ध्यान रखने का, ये सभी बातें आप लोगों को पता होगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है कि किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है या फिर जाता है। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का? देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आ गया, तो ये इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, हालांकि मुझे याद नहीं था कि ये प्रश्न मैंने इसमें डाला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो ये 7 रंगों का मिश्रण होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19 नंबर प्रश्न है, ध्वनि के मात्रक को क्या कहा जाता है? ध्वनि के मात्रक को क्या कहा जाता है, या फिर किस मात्रक में ध्वनि को मापा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डेसिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 20वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रिक्टर पैमाना पर मापी जाती है? इनमें से क्या रिक्टर पैमाने पे मापी जाती है? समुद्र की गहराई, ध्वनि तरंगों को, या फिर भूकंप की तीव्रता को, हवा की गति को? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, रिक्टर पैमाने पे भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। चलिए
उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन होगा, जो भूकंप आता है उसका पता लगाया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा, लेकिन भूकंप की तीव्रता कितनी थी ये रिक्टर पैमाने पे ही मापी जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न, एक्स किरणें किस प्रकार की किरणें होती है, किस प्रकार की तरंगे होती है। तो एक्स किरणें जो होती है ये किस प्रकार की तरंगे होती है, ये एक्चुअली में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ये मैंने आपको शायद एक बार पहले भी ये प्रश्न के बारे में आपको बताया था। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इसे ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर ये निर्भर करता है। ये काफ़ी इजी प्रश्न था। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो हीरे का 1 कैरेट जो होता है ये किसके बराबर होता है, यह प्रश्न। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 200 mg के बराबर होता है। एक प्रश्न और है कि शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का होता है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। शुद्ध सोना जो होता है ये 24 कैरेट का होता है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न है, जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा मृदुकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, मृदुकरण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आइसोप्रीन का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी में यूरेनियम, रेडियम और क्रोमियम का परमाणु संख्या क्रमशः क्या है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आवर्त सारणी में यूरेनियम, रेडियम और क्रोमियम का परमाणु संख्या क्रमशः क्या है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन को देखिए और देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा। देखिए यूरेनियम का जो होता है ये होता है 92 और उसके बाद रेडियम का होता है 88, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम 92 और रेडियम 88 और क्रोमियम जो है ये 24 है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है, म्यूरिएटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। तो 28 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीनोन। जो अक्रिय गैस जीनोन है ये यौगिक का निर्माण कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध किससे है। नीली क्रांति का संबंध किससे है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, मुंबई हाई किससे संबंधित है। मुंबई हाई किससे संबंधित है। मुंबई हाई या फिर बम्बई हाई भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो बम्बई हाई किससे संबंधित है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 30वां का ये यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेट्रोलियम से ये संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस 30 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया, कृपया कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो का जो प्रश्न है, आज के इस वीडियो का प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये प्रश्न है, आवर्त सारणी में रेडियम का परमाणु संख्या क्या है। अगर आपने इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो आप इसका आंसर आपको पता होगा और आप इस वीडियो के अंत में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आवर्त सारणी में रेडियम का परमाणु संख्या क्या है, यानी कि रेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपको बता दूं कि अगर आप घर बैठे किसी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, खास करके बिहार में आयोजित होने वाले एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो ये सभी PDF को परचेज करके आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पे जाके इन सभी PDF को खरीद सकते हैं। और जो भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप यहाँ पे इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें पर्सनली पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।